नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में किसी वृत्त की परिधि में गति करती है तो उसकी इस गति को कहते हैं हम वृत्तीय गति। जैसे कोई घूमता हुआ पहिया है, उसकी परिधि पर कोई बिंदु ले लें हम तो उसकी गति, या हम एक पत्थर के टुकड़े को ले लें और उसको एक रस्सी से बांधें और उसको हाथ से पकड़कर घुमाएं तो जो पत्थर है वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। घड़ी में जो कांटे होते हैं समय बताने वाले, उनकी नोक की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सभी गति लगभग वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। अब एक समान की बात करेंगे तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं हम? एक समान वृत्तीय गति। और चाहे वो समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना, कितना ही छोटा क्यों ना हो, यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब हम ये देखेंगे वृत्तीय गति जब होती है तो उसके संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म का हम या पद होते हैं उनकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। पहला होता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होगा? जब वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु एक चक्कर लगाए और पूरा चक्कर लगाने में जितना समय ले तो उसे हम कहते हैं उस वस्तु का आवर्तकाल। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई सिस्टम पर मात्रक जो है वो सेकंड है और इसका विमीय सूत्र है m⁻0 l⁻0 t। सेकंड टर्म जो आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में वस्तु जो है एकांक समय में जितनी चक्कर लगाता है, जितनी परिक्रमा पूर्ण करता है, उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो एकांक समय में वो जितने चक्कर पूरा करेगी, जितने परिक्रमा पूरा करेगी, उसे हम कहते हैं उसकी आवृत्ति। अब इसे हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, या हम hz से प्रदर्शित करते हैं, या साइकिल पर सेकेंड cps साइकिल पर सेकेंड, चक्र प्रति सेकेंड कहते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है, चूंकि ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है आवृत्ति, इसलिए इसका विमीय सूत्र रहा m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। यदि सर्कुलर मोशन करने वाली वस्तु की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति न्यू हो और जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा लिया गया समय जो है वो 1 सेकंड है, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा? 1/न्यू सेकेंड। आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि हमने मान रखा है कि वस्तु की आवृत्ति न्यू है और वस्तु को न्यू चक्कर लगाने में लगा समय 1 सेकंड है, ध्यान दीजिए, वस्तु को न्यू चक्कर लगाने में लिया गया समय 1 सेकंड है, इसलिए एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 1/न्यू सेकंड होगा। अब एक चक्कर लगाने में लगे समय को हम वस्तु को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो इसी स्थिति में आवर्तकाल t है, तो अतः t बराबर हो जाएगा 1/न्यू, या न्यू इक्वल टू 1/t, या न्यू t इक्वल टू 1। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इससे पता चल रहा है कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम है या आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम है, या आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट टर्म है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो दिए गए समय अंतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाएगी या जितने कोण से वस्तु घूम जाती है उसे उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहेंगे। आप इसको इस चित्र से क्लियर करें। आप देख रहे हैं कि वस्तु इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति p0 है। जब वस्तु गति करती है तो पहले P1 पर पहुंचती है, तो इसका वस्तु के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण कितना है? θ1। और जब वस्तु
एक निश्चित समय अंतराल पश्चात P2 पर पहुंचती है तो उसका कोण P0 के साथ θ2 है। तो वास्तव में इसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ, θ2 माइनस θ1, और θ2 माइनस θ1 को हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो P1 और P2 के बीच बना हुआ कोण है। इसको हम भाषा में लिख लेते हैं कि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु t बराबर 0 समय पर P0 से चलना प्रारंभ करती है। T1 पर स्थिति P1 है और T2 पर स्थिति P2 है। इस स्थिति में जो एंगल बन रहा है पहला P0 और P1 के बीच में θ1 है, और P0 और P2 के बीच में एंगल बन रहा है वो θ2 है। टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 डेल्टा T, वस्तु वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस, हम ये मान लेते हैं वस्तु वृत्त की परिधि पर जो गति कर रही है उसके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन जो है इसका रेखीय विस्थापन कहते हैं उसे। रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है, और इतने ही समय में वस्तु द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डेल्टा थीटा जो θ2 माइनस θ1 के बराबर है। तब डेल्टा थीटा जो है वस्तु का कोणीय विस्थापन होगा। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस यहाँ पर रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन में हम r से भाग दे देंगे तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। कोणीय विस्थापन इसका मात्रक रेडियन है। विमीय सूत्र m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 है। चूँकि ये कोण है और दो समान राशियों का अनुपात है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, और कोणीय विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब एंगुलर वेलोसिटी हम देखते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन से आया हुआ है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोणीय वेग। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो W जैसा है पर इसे हम ओमेगा कहते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। हम वही मान के चलें कि वस्तु डेल्टा T समय अंतराल में P1 से P2 तक घूमती है और उसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। चूँकि समय अंतराल बहुत अल्प होता है तो हम डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा T 0 की ओर अग्रसर है। इस स्थिति में P1 P2 बहुत पास पास होंगे, तो यहाँ हम कोणीय वेग औसत निकाल सकते हैं और ताक्षणिक कोणीय वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, जो आपस में बराबर होंगे। तो यदि हम ओमेगा बराबर लिमिट लेके डेल्टा T टेंड्स टू 0 ले लें तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, और जब हम लिमिट लेते हैं तो डेल्टा के स्थान पर D आ जाता है, इसे हम dt अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी कहते हैं। अर्थात थीटा का t के सापेक्ष अवकलन या कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है, क्योंकि थीटा का मात्रक रेडियन है, टी का मात्रक सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। अब हम देखते हैं कि कोणीय वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति में संबंध। हमने पहले देखा था आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई साथ में। एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन। हम ये मान के चलें कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसका कोणीय वेग ओमेगा है, आवर्तकाल कैपिटल T है और आवृत्ति न्यू है। जब वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में वो 2 पाई रेडियन कोण से घूम जाती है, जो पूरा कोण 360 होता है। 360 मतलब 2 पाई। जब वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 2 पाई रेडियन कोण से घूम जाएगी, और 2 पाई रेडियन कोण घूमने में लगा समय कैपिटल T है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि T समय में जब 2 पाई रेडियन कोण से घूमती है तो एकांक समय में वो 2 पाई अपॉन T रेडियन कोण से घूमेगी। तो ओमेगा कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T। चूँकि न्यू बराबर होता है 1 अपॉन T, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये ओमेगा बराबर 2 संबंध मिल गए। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन T, इस संबंध को भी आप याद रखेंगे, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू ये आवृत्ति के साथ संबंध है, इसे भी आप याद रखेंगे, जो हमें जरूरत पड़ने पर उपयोग करना है। अब एक उदाहरण है, एक फ्लाई व्हील जो है वो पर मिनट 420 परिक्रमा करता है। 420 परिक्रमा कर रहा है तो ये आवृत्ति हो जाएगी। पर
पर मिनट है तो उसको हम पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे, तो न्यू इक्वल टू 420 अपॉन 60 परिक्रमा पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, 2 इंटू 22/7 420/60, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा ओमेगा का मान, कोणीय वेग का मान। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। जब समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो उसे हम कहते हैं उसका कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। अर्थात समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को उसका कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे हम ऐसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जब रेखीय त्वरण ज्ञात करते हैं, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन दर को हम रेखीय त्वरण कहते हैं, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। यदि हम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लें और स्मॉल टाइम इंटरवल में वस्तु के एंगुलर वेलोसिटी में चेंज डेल्टा ओमेगा हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा ओमेगा, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, औसत कोणीय त्वरण अल्फा एवरेज इक्वल टू होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यदि हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ज्ञात करें, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण ज्ञात करें, तो हम लिमिट लेंगे और लिमिट डेल्टा टेंड टू 0 लेंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ये हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। हम इसको लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, मतलब थीटा का डबल डेरिवेटिव, थीटा का हम 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। अर्थात कोणीय विस्थापन का हम 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें कोणीय त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है और विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2 है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे भी जा सकते हैं कि आप रेखीय वेग, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और उनमें संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। या आपको डेफिनेशन दे सकते हैं, आपको कहा जा सकता है कि आप एक समान वृत्तीय गति क्या है, आवर्तकाल आवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा उनमें संबंध स्थापित कीजिए। अब हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखते हैं। डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम ये डायग्राम देख लें। इसमें एक कोई वस्तु है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है और बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है, और डेल्टा टी समयांतराल स्मॉल टाइम इंटरवल में इसका रेखीय विस्थापन डेल्टा s है और ये Q पर पहुंच जाती है। इतने समय में उसका जो कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो डेल्टा थीटा है। तो हमने ये जो डेफिनिशन लैंग्वेज है, माना कोई वस्तु O केंद्र और r त्रिज्या वाले वृत्तीय पृष्ठ पर एक समान वृत्तीय गति कर रही है और स्मॉल टाइम इंटरवल सूक्ष्म समयांतराल में डेल्टा s रेखीय विस्थापन या दूरी तय करते हुए P से Q पर पहुंचती है। तब वस्तु का जो कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r, पहले ही पढ़ चुके हैं। दोनों पक्षों में हम डेल्टा t से डिवाइड करें क्योंकि हम टाइम के साथ चेंज निकालना है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इंटू 1 अपॉन r। हमने डेल्टा s के नीचे डेल्टा t ले लिया और 1 अपॉन r हमने अलग कर लिया। चूँकि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t ये होता है ओमेगा के बराबर और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t ये होता है वेग के बराबर, रेखीय वेग। तो जब हम डेल्टा t टेंड टू 0 लेंगे तो दोनों तरफ का हम सीमा लेके, लिमिट लेके आगे बढ़ेंगे तो हम मिलेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा। आप डेल्टा थीटा के स्थान पर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी स्थान पर डायरेक्ट आप ओमेगा ले सकते हैं और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी, रेखीय वेग v, यह मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हम दोनों मान समीकरण 1 बनाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा v इंटू 1 अपॉन r।
या v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये समीकरण 2 मिल जाएगा। यही अभी संबंध है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। सब क्वेश्चन इसी बार पूछा जाता है कि आप रेखीय वेग और कोणीय वेग में किसे कहते हैं और उन्हें संबंध स्थापित कीजिए। स्पष्ट है कि हम एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय वेग, उसके कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कोणीय वेग, निश्चित कोणीय वेग के लिए जो कण का कोणीय वेग है वो वृत्त के केंद्र से दूरी के अनुपाती होता है। अर्थात कण की केंद्र से जितनी अधिक दूरी होगी उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोणीय वेग तो निश्चित हो सकता है, पर अलग अलग कणों के लिए रेखीय वेग अलग अलग होता है। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग हम वही करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला उपयोग करेंगे कि माना कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर रेखीय वेग v और ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी बहुत हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार की आप लैंग्वेज आप देखें, याद करें, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई कण जो है r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर रेखीय वेग ओमेगा और कोणीय वेग, रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। हम जानते हैं कि रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध जो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, या ओमेगा आर लिखा है। या हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ओमेगा आर। चूंकि r नियतांक है, त्रिज्या नियत है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा r d ओमेगा अपॉन dt। परंतु हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को हम रेखीय त्वरण a कहते हैं, तो रेखीय त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण अल्फा कहते हैं, तो d ओमेगा अपॉन dt इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ये मान हम रखेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा r अल्फा, या कोणीय रेखीय त्वरण बराबर हो गया त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण। या हम ये कह सकते हैं कि जो रेखीय त्वरण है वो कोणीय त्वरण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं कि जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु गति कर रही है, इस कॉन्सेप्ट का आगे भी हमें उपयोग होगा कि वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और अब हम उस त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, और जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को कहते हैं हम अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। जब उसकी चाल एक समान है परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए वेग में परिवर्तन हो रहा है। चाल एक समान है लेकिन वेग में की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्तीय गति वो एक त्वरित गति होती है। अब इस स्थिति में और इस वेग की जो दिशा होगी वो प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा की दिशा में होगी, और जो त्वरण या एक त्वरित गति है, जो त्वरण होगा वो उसकी दिशा अभिलंबवत केंद्र की ओर होगी, स्पर्शरेखा की लंबवत केंद्र की ओर होती है। तो जब हम परिभाषा क्या देंगे कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर कण पर एक त्वरण कार्य करता है, इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। आप इस चित्र को देखें, इसमें O केंद्र है और वस्तु r त्रिज्या के मार्ग पर गति कर रही है। प्रारंभ में बिंदु P पर है और उसमें बिंदु P पर जो वेग है वो v1 है, बिंदु Q पर वेग v2 है, और इस समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और कोणीय त्वरण a है। चित्र b में आप देख रहे हैं कि a b c, एक हमने ये ले रखा है कि v1 एक डायरेक्शन v1 है, एक डायरेक्शन v2 जो p पर और डायरेक्शन v1 है और q पर डायरेक्शन v2 है, तो इनके बीच जो एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है, तो उसको जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग में परिवर्तन है वो डेल्टा v है, त्रिज्या r है,
तो ये डेल्टा वी जो है वेग में परिवर्तन ज्ञात हो गया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई कण जो है ओ केंद्र आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। टी समय पर स्थिति P और T प्लस डेल्टा टी समय पर डेल्टा Q है। जब P पर वेग v1 वेक्टर लगा हुआ है, Q पर वेग v2 है, तो इस स्थिति में दोनों बिंदुओं पर जो वेग है स्पर्शक की दिशा में कार्य करता है और हम मान लेते हैं कि जो कोणीय विस्थापन POQ है वो डेल्टा थीटा है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा टी में वेग में परिवर्तन गणना करने के लिए हम एक बिंदु A मान लेते हैं और वेक्टर AB बराबर v1 ले लेते हैं और वेक्टर AC बराबर v2 लेते हैं, जिससे नंबर 2 में देखा था हमने। तब एंगल BAC बराबर भी डेल्टा थीटा होगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा V इक्वल टू v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 किसके बराबर होगा, BC के, जो डेल्टा V के बराबर होगा। अब हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण कितना है, डेल्टा थीटा। चाप चूंकि एक परिमाण निकालना है तो डेल्टा V का परिमाण, और त्रिज्या किसके बराबर है, डेल्टा V1 के बराबर है, V1 के बराबर है। तो डेल्टा थीटा बराबर जो चाप का परिमाण है डेल्टा V है और त्रिज्या जो है वेग का परिमाण V1 हो जाएगा, और V1 और V2 आपस में परिमाण में बराबर होंगे, तो हम इसको बराबर ले सकते हैं हम V। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि डेल्टा V1 का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मापांक होगा, वो V के बराबर, वेग के बराबर निकलेगा। परंतु कोणीय वेग जो होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ हम डेल्टा थीटा की जगह मान रख देते हैं, या इसी से हम निकाल दें पहले डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा टी। तो समीकरण 1 में भी डेल्टा थीटा हो गया, समीकरण 2 में भी डेल्टा थीटा हो गया, दोनों को आपस में बराबर कर दें हम। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी आया। अब इसको हमने डेल्टा टी को उठा के क्रॉस में नीचे ले आए V के स्थान पर, और V को हम ले गए ओमेगा के पास। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हो गया V ओमेगा। दोनों तरफ की लिमिट ले लें हम, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी बराबर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और ये हो गया कण का त्वरण, ताक्षणिक त्वरण हो गया। तो इस प्रकार हमें त्वरण ए इक्वल टू मिल गया V इंटू ओमेगा। परंतु हमने जाना है इस समीकरण नंबर 1 हो गया, ये त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात हो गया, पर हम और संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो जब हम V के स्थान पर समीकरण 4 में आर ओमेगा रख देंगे, या इससे ओमेगा की मान निकाल के V अपॉन आर रखेंगे, तो हमें दो समीकरण और मिलेंगे। जब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ए इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो ए इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक है। और जब v के स्थान पर ओमेगा इंटू आर रखेंगे हम, तो ए इज इक्वल टू प्राप्त होगा हमें ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक और संबंध मिल गया। इन संबंधों को हमें याद रखना है, जब आवश्यकता अनुसार इनका हम उपयोग करते हैं। और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है। यदि हम आवृत्ति के रूप में इसको ज्ञात करना चाहें तो हमें ए बराबर मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। तो ये अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक है, जिनका हम अलग अलग स्थितियों में उपयोग करते हैं। तो आज हमने बात की एक समान वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या है, उससे संबंधित कुछ अलग अलग टर्म्स पढ़ी है, आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, और लास्ट में हमने पढ़ा है अभिकेंद्र त्वरण और उसके लिए व्यंजक। तो आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसको आप ध्यान से देखें और इससे आप ज़रूर लाभान्वित हों। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।